नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ होम्योपैथी मेडिसिन फॉर क्रॉनिक रेनल फेल्योर एंड हाउ टू अवॉइड डायलिसिस। हाउ टू अवॉइड डायलिसिस विथ होम्योपैथी मेडिसिन एंड जो क्रॉनिक रेनल फेल्यूर है उसको हम लोग कितने हद तक मैनेज कर सकते हैं, क्या होम्योपैथी में क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का इलाज है कि नहीं, ये सब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का हर एक पार्ट आपको देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, वरना आप ये जो पॉइंट है इसको समझ नहीं सकेंगे कि कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, देखिए, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, वो है क्रॉनिक रेनल फेल्यूर डाइट एंड हाई क्रिएटिनिन डाइट। अगर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा सा बड़ा है, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर से आपका दूर दूर तक कोई नाश्ता नहीं है कि आपका क्रिएटिनिन 1.2 से ज़्यादा होकर 1.4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ है, तो आपको क्या डाइट लेना चाहिए। या एस्टेब्लिश्ड केसेस ऑफ क्रॉनिक रेनल फेल्यूर जो है 3 या 4 से क्रिएटिनिन लेवल जिसका ज़्यादा है, जिसका डायलिसिस में जो जाने वाले हैं या डायलिसिस करा रहे हैं, डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, सबके लिए जो डाइट होना चाहिए, क्या डाइटरी गाइडलाइन आपको मानना चाहिए, ये सब मेरे उस वीडियो पे है, ज़रूर जाके आप देखिएगा। और उसके साथ जो देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में है, ये तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि अगर आप डायबिटिक है, अगर आप हाइपरटेंसिव है, अगर आपका कोई लगातार कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है, केमिकल ड्रग्स, या आप बहुत दिनों से पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, या आपका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपका स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आजकल सब कोई जानता है कि इन सब में क्रॉनिक रेनल फेल्यूर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये जो है, जो इंड्यूस्ड है, मेडिसिन इंड्यूस्ड, जिसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है पेन किलर, जिसको बोला जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आपका बहुत सारा पेन किलर्स आ जाता है, ब्रूपेन से लेके एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक से लेके बहुत सारा पेन किलर। अगर आपको ये लेने का हैबिट है तो आप ज़रूर उसको बंद कीजिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। अगर एलोपैथी में नहीं हो रहा है तो होम्योपैथी आयुर्वेद में कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको ये पेन किलर लेने का हैबिट बंद करना है किसी भी तरह, वरना ये आपका क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, किडनी इंजरी बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड, अगर आपका कोई बीमारी है जिसमें आपका लाइफ सेविंग ड्रग के हिसाब से स्टेरॉइड्स चल रहा है तो अच्छा है, वरना कोई भी ऐसा बीमारी, जैसे बहुत सारे एलर्जीज होते हैं, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो आयुर्वेद या होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है, योगा में बहुत अच्छा इलाज होता है, वो ना करके आप बीच बीच में ही स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स इज ऑलवेज वेरी इंजूरियस फॉर किडनी हेल्थ। तो इसको भी आपको ट्रीटमेंट कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपैथी से कराना है, वरना आपका किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट, हम लोग जो नहीं जानते हैं वो है, देखिए, साइक्रियाटिक ड्रग्स एंड एंटासिड्स। हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत। साइक्रियाटिक ड्रग्स जो आजकल एक नार्व का दवाई या नींद का दवाई बोल के दिया जाता है, मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, कोई भी साइक्रियाटिक एलिमेंट्स है, साइक्रियाटिक ड्रग बहुत दिन से ले रहे हैं। और जो पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे एसोमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल ग्रुप्स के ड्रग्स ले रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के निगरानी में ले रहे हैं, कुछ दिनों तक लेके छोड़ दिए तो अच्छा है, नहीं तो आप लाइफ लॉन्ग ले रहे हैं बहुत सालों तक, तब भी आपका क्रॉनिक रेनल फेल्यूर होने का चांसेस है। और है, फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स में अक्सर बहुत सारा ड्रग्स ऐसा दिया जाता है जिसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहता है, मेटफॉर्मिन के जैसा ड्रग्स रहता है, इसमें भी क्रॉनिक रेनल फेल्यूर होने का चांसेस है। तो जो अभी तक मैंने बताया, इसको, इस टाइप के पेशेंट्स अगर आप हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको क्रॉनिक रेनल फेल्यूर। और अगर आप क्रॉनिक रेनल फेल्यूर के ऑलरेडी थोड़ा सा पेशेंट बन चुके हैं, जैसे क्रिएटिनिन आपका 1.2 से ज़्यादा रहता है, 1.4, 1.5, 1.6 रहता है,
तब भी आपको ये सब मेडिसिन आपको अवॉइड करना है। आपके डॉक्टर से आपको बात करना है कि ये किडनी का प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आपको स्विच ओवर करना है ऐसा कोई थेरापी में, जो आयुर्वेदा भी हो सकता है, होम्योपैथी भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, आकुप्रेशर आकुपंक्चर भी हो सकता है, जिसमें आपका मेडिसिनल ये जो साइड इफेक्ट केमिकल मेडिसिन का होता है, ये नेचुरोपैथी में भी आप आ सकते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना ही है। लास्ट जो किडनी इन्फेक्शंस, देखिए कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसा होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अक्सर 40, 50, 60 ईयर्स तक किसी को पता नहीं चलता है, वो एंड स्टेज रेनल डिजीज को लेके ही आता है। ये अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा कोई फैमिली में हिस्ट्री है कि सिस्ट ऑफ द ओवरी और किडनी हुआ था गार्जियंस को, तो आप अर्ली एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आपका है कि नहीं। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बीच बीच में क्रिएटिनिन आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ आता है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। अगर आपको हिस्ट्री है, खास करके फीमेल्स में होता है, तो आपको बीच बीच में एटलीस्ट 2 ईयर्स में एक बार क्रिएटिनिन टेस्ट आपको कर लेना चाहिए, यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में, कि आपका क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा है। अगर आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोलेस्टेरॉल है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट है, या आपको मेल्स में प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या आपका कोई भी भेसाई को यूरेथ्रल रिफ्लेक्स एक चीज़ बोला जाता है जिसमें यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, ऐसा यूरिनरी कोई भी प्रॉब्लम, तो बीच बीच में रूटीन टेस्ट क्रिएटिनिन आप करा लीजिए। तो देखिए क्रिएटिनिन तो मैंने अभी तक जो बताया, क्रिएटिनिन लेवल का कब बढ़ने का चांसेस होता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू अवॉइड डायलिसिस, इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया, मेरा जो वीडियो है डाइटरी गाइडलाइंस, उसको जरूर देखिए। इसके साथ हम लोग और बहुत कुछ अभी बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन सडन किडनी डैमेज बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास आते हैं, जैसे यंग पेशेंट्स है जिसको सडनली किडनी डैमेज हो जाता है, कोई कारण, जो भी कारण मैंने वीडियो में अब तक बताया ये कुछ कारण है नहीं, फिर भी उसका किडनी डैमेज है, तो इस टाइप को केसेस के हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, ऑटोइम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पर्टिकुलरली आईजीए नेफ्रोपैथी इसमें ज़्यादा होता है, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आपका ही खून का एक प्रोटीन चेंज होकर आपके बॉडी के एक खून के अगेंस्ट एंटीजन की तरह काम करता है, जो किडनी में इंजुरी करता है। तो ये तो गया अब तक का मोटा मोटी जो किडनी इंजुरी का कॉज है, कैसे हम लोग इसको ट्रेस करते हैं और कैसे हम लोग इसका आइडेंटिफाई करते हैं कॉज, कौन कौन से पेशेंट्स का किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है। अभी आते हैं होम्योपैथी में। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में एक्यूट रेनल फेलियर, जो सडनली क्रिएटिनिन बढ़ता है कोई इन्फेक्शंस के कारण, उसका भी जैसा ट्रीटमेंट है, उसके पास क्रोनिक रेनल फेलियर का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिनिन 2-3 लेके जो पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, डाइटरी गाइडलाइन और होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीमायोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है, इससे लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी रिकॉर्ड है कि डायलिसिस को अवॉइड किया जा सकता है। एक टाइम एंड स्टेज में तो सबको थोड़ा बहुत डायलिसिस लेना भी पड़ता है, लेकिन हम लोगों के हाथ ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको हम लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हम लोग अभी तक पेशेंट स्टेबल है, उसका क्रिएटिनिन लेवल क्योर तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीमायोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके साथ डाइटरी गाइडलाइंस मान रहा है और वो अच्छा है, भले ही वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। डायबिटीज़ के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, उसके साथ आपका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा है, एलोपैथी के पास कोई भी मेडिसिन नहीं है आपको देने के लिए, होम्योपैथी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीमायोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो लेते लेते और डाइटरी गाइडलाइन मानते मानते आप एक टाइम में स्वस्थ रहेंगे। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या डायलिसिस एक्सपेक्टेंसी है कि आपको अगले 5 साल में डायलिसिस में जाना पड़ेगा, 4 साल में जाना पड़ेगा, इसको बहुत हद तक 10, 15, 20 साल तक हम लोग अच्छा रख सकते हैं विदाउट एनी डायलिसिस एंड कंट्रोल्ड क्रिएटिनिन लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक रेनल फेल्यूर को जरूर होम्योपैथिकली कोई भी अच्छा पेशेंट डॉक्टर दिखाना है, जो डॉक्टर आपको ट्रीट करे कॉन्स्टिट्यूशनली एंड मायोमेटिकली,
ये क्या चीज़ है, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो। वहाँ पे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, व्हाट इज़ आइडियल होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड कैसे होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है। अक्सर पेशेंट्स क्या गलती करते हैं, बाजार से एल सेराम खरीद लिया, बाजार से कुछ एक ऐसा मेडिसिन ले लिया, कोई मदर टिंचर ले लिया, यूट्यूब में आप गए क्रिएटिनिन कमाने का होम्योपैथी मेडिसिन, 4 मेडिसिन को एक साथ में मिक्स कर लो, ये क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जो एडवाइस है इसको आप मान लेते हैं, या जो यूट्यूब में आपको दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, इसको आप ठीक मान लेते हैं। तो ऐसा मैजिक से आपको क्रिएटिनिन लेवल तो कुछ हद तक कम लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छा रहना है तो प्योर एंटीमाइजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी आपको लेना चाहिए। और जो एक रेमेडी नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, आपका सिम्टम्स के हिसाब से, आपका पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से ये बार बार चेंज होता रहेगा। तो ये होता है होम्योपैथी में क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का मैनेजमेंट, जिसको हम लोग अक्सर करते हैं और बहुत सक्सेसफुली करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी विज्ञापन, कोई भी एडवर्टीजमेंट में मत जाइए। यूट्यूब, फेसबुक का शॉर्ट या लॉन्ग कोई वीडियो देख के आप उसको ज़्यादा कोई मेडिसिन आप लेके क्रिएटिनिन को कम करने का कोशिश मत कीजिए। इससे आपको तकलीफ होगा, इससे आपका परमानेंट इलाज नहीं होगा। सॉरी। तो अगर आप क्रॉनिक रेनल फेल्यूर या मिनिमम क्रिएटिनिन लेवल हाई के पेशेंट हैं, तो आपको जरूर कोई अच्छा क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS MD ऐसा कोई डिग्री वाला होम्योपैथी डॉक्टर जो एक्सपीरियंस्ड है इन सब केसेस में। मेरे चैनल पे एक वीडियो है, जो जैसा वीडियो आपको किसी चैनल पे, होम्योपैथी चैनल पे नहीं मिलेगा, कि हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नियर बाई मी। गूगल पे आप अपने फ़ोन से कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे कौन कौन सा पॉइंट विचार करके आप देख सकते हैं कि एक अच्छा होम्योपैथ मेरे प्रॉब्लम के लिए कैसा है। एक वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, आप ले। अब आते हैं हाई क्रिएटिनिन एंड जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है या CKD में हम लोग कौन सा मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि होम्योपैथी में सबसे बेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट में अक्सर जो मेडिसिन हम लोगों का ज़्यादा काम में लगता है वो है आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, मार्क्यूरियस, थूजा, सल्फर, लाइको, मेडोरिनाम, सोराइनाम, सिफिलाइनाम, ये सब ज़्यादा लगता है। ट्यूबरकुलिनाम, बेसिलिनाम, ये सब बहुत ज़्यादा लगता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। लेकिन आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, मेडोरिनाम, सल्फर, ये जो 4 मेडिसिन है, आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, मेडोरिनाम एंड सल्फर, ये 4 मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम केसेस ठीक होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट। लेकिन ये सब पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ये सब के लिए इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको हम लोग कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मॉडरेशन ऑफ डोज में, कोई भी पेशेंट के ऊपर जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ भी कभी कभी यूज़ होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है क्रिएटिनिन 30। हाँ दोस्तों, क्रिएटिनिन 30 बोल के एक मेडिसिन है जो अक्सर हम लोग, मैं तो यूज़ बहुत करता हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया है। क्रिएटिनिन आपका अगर थोड़ा बढ़ गया है 1.3, 6, 8, 9, 2.1 ऐसा हो गया है, यूरिया उतना बढ़ा नहीं है और कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है, स्पेसिफिकली हम लोग क्रिएटिनिन 30 यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंद करके दिन में 2 बार, खाली 2 बूंद करके दिन में 2 बार डायरेक्ट मेडिसिन का 1 चम्मच पानी में 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक दे के उसको हम लोग फिर क्रिएटिनिन करा के देखते हैं, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम लोग अगर थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड रहते हैं या थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है, और अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में भी होता है। तो क्रिएटिनिन 30 अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन आता है यूरिया 30। क्रिएटिनिन और यूरिया बोथ अगर हाई रहे, क्रिएटिनिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2 के आसपास है, लेकिन यूरिया थोड़ा सा बढ़ के 50-60 हो गया है, तो हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया 30। यूरिया 30 भी क्रिएटिनिन 30 के जैसा ही हम लोग यूज़ करते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट मेडिसिन 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार, खाली ओनली 2 बार 7 दिन तक देके यूरिया टेस्ट करके देखते हैं। इसके बाद और एक फेमस मेडिसिन होम्योपैथी में है एल सेराम, सेराम एंगुइनेली।
ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन अक्सर 3x या 6x डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में जार्मन स्वाबे का मिलता है, डॉक्टर विल्मर स्वाबे जर्मनी का मिलता है। 6x मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। कहाँ यूज़ करता हूँ, क्या इंडिकेशन में यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को यूरिया क्रिएटिनिन हाई, यूरिया क्रिएटिनिन बोथ हाई है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, एल्बुमिनूरिया हो रहा है, यूरिन में खून जा रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है, और जो प्रोलॉन्ग्ड एन्यूरिया है, मतलब बहुत देर से यूरिन होता है, 8 घंटे 10 घंटे बाद यूरिन होता है, चाहे ये एक्यूट रेनल फेल्यूर हो या क्रॉनिक रेनल फेल्यूर हो और कोई भी इन्फेक्शन किडनी में हो, तो यूरिया इसमें हाई होगा, क्रिएटिनिन भी हाई होगा। तो इंडिकेशन जो मेन है, एल सेराम को बोला जाता है डिजिटलिस ऑफ द किडनी। जैसे डिजिटलिस मेडिसिन होता है होम्योपैथी में टू बूस्ट अप द हार्ट, वैसे ही एल सेराम होता है टू बूस्ट अप द किडनी। डिजिटलिस का हम लोगों का जो इंडिकेशंस होता है वो है हाइपरटेंशन, ओलिग्यूरिया एंड ईडिमा, मतलब सूजन रहेगा शरीर में, उसके साथ आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, यूरिन कम हो जाएगा, इसमें हम लोग डिजिटलिस यूज़ करते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर आपका हाई है और यूरिन कम हो रहा है, एंड विदाउट ईडिमा, मतलब आपका अभी बॉडी में स्वेलिंग उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, ट्रायड समझिए, डिजिटलिस में हाइपरटेंशन है, ओलिग्यूरिया है, यूरिन कम है, और ईडिमा है, मतलब स्वेलिंग हो रहा है शरीर में, तब हम लोग डिजिटलिस यूज़ करते हैं। और एल सेराम हम लोग यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन है, ओलिग्यूरिया है, लेकिन विदाउट ईडिमा, मतलब आपका शरीर में, फेस में, हाथों में, पैरों में स्वेलिंग नहीं है इस स्टेज में। इस हिसाब से आप एल सेराम अर्ली स्टेज किडनी डिजीज को आप यूज़ कर सकते हैं। 6x पोटेंसी में दिन में 2 बार या 3 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके। और ऐसे ही अगर आपका किडनी पेशेंट आया क्रॉनिक किडनी डिजीज या अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज या लेटर स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में, आप डिजिटलिस भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी एक्चुअली। भले ही डिजिटलिस हार्ट को बूस्ट अप करने का दवाई होता है, लेकिन अगर सिम्टम एग्री कर जाए, 3 पॉइंट आपको याद रखना है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई, ओलिग्यूरिया, यूरिन कम हो गया, और फेस में, हाथों में, पैरों में इडिमा हो गया, ये अगर है ट्रायड, तो आप डिजिटलिस यूज कर सकते हैं। अगर इसी ट्रायड में आपका विदाउट इडिमा पेशेंट आता है, विदाउट स्वेलिंग, पफिनेस आपका पेशेंट आता है, तो आपका एल सेराम। अच्छा, और एक एक्यूट एंड क्रॉनिक अक्सर किडनी पेशेंट्स में यूरिया हाई, क्रिएटिनिन हाई पेशेंट्स में एपिस मेलिफिका 30 में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके दिन में 4 बार। एक्यूट नेफ्राइटिस में यूज़ होता है। बार्निंग, स्कैंटी यूरिनेशन होना चाहिए, पेशेंट थ्रास्टलेस होना चाहिए। पेशेंट थ्रास्टलेस है, उसको पानी का प्यास नहीं है, और बार्निंग यूरिनेशन है, यूरिया क्रिएटिनिन हाई है, एपिस इज द हाईली इंडिकेटेड मेडिसिन। एपोसाइनाम विदाउट थ्रास्ट होता है, विथ थ्रास्ट होता है। एपिस का जैसा थ्रास्ट नहीं है, एपोसाइनाम में थ्रास्ट है, बार्निंग यूरिनेशन है, स्कैंटी यूरिनेशन है, लेकिन पानी का प्यास कम होने पर एपिस, पानी का प्यास ज़्यादा होने पर एपोसाइनाम, और विथ इडिमा। अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं, किडनी पेशेंट्स, जो मेरा तो यूरिया क्रिएटिनिन कंट्रोल में है, लेकिन जो स्वेलिंग है, पाफीनेस है, ये नहीं जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, आप एल सेरम भी नहीं दे सकते, पानी का प्यास कैसा है, ठीक ठाक है, आप एपिस भी नहीं दे सकते, तो आपका चॉइस ऑफ टू रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द किडनी पेशेंट, आप एपोसाइनाम दे सकते हैं। मादर टिंचर में क्रॉनिक किडनी डिजीज या अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज के पेशेंट्स को कभी भी मत मादर टिंचर यूज कीजिएगा। पोटेंसी आप अगर ग्लोब्यूल में मेडिकेटेड करके देते हैं तो 3-4 ग्लोब्यूल दिन में 4 टाइम, या आपका डायरेक्ट मेडिसिन आप देते हैं तो 2 बूंद मेडिसिन दिन में 3 टाइम मैक्सिमम, या 2 टाइम 1 चम्मच नॉर्मल पानी में। और एक मेडिसिन आता हम लोगों का बहुत ही फेमस, वो है सॉलिडागो। सॉलिडागो है क्रॉनिक रेनल फेल्यूर का मेडिसिन, और यूरिन में यहाँ पे पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन में डाइसूरिया हो रहा है, स्कैंटी यूरिनेशन, बहुत ही कम यूरिनेशन हो रहा है, एल्बुमिन जा रहा है, एल्बुमिनूरिया हो रहा है, हिमाचूरिया हो रहा है, और क्लियर ऑफेंसिव यूरिन में भी आप दे सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में अगर यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो स्पेसिफिकली हम लोग सॉलिडागो 30 दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में
4 बार या 3 बार, 2 बार देने से भी काम हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिपीटेशन करने का जरूरत तो मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं एक दिन में। 1 चम्मच पानी में सॉलिडेको 30 2 बूंद डाल के दिन में मैक्सिमम 4 टाइम, 2 to 4 टाइम। ये जो मैंने अभी बताया मेडिसिन का नाम, ये सब मेडिसिन आप यूज कर सकते बेझिझक अपने किडनी पेशेंट्स को, और इससे आपका जो पेशेंट्स है वो बहुत ही रिलीफ में रहेगा। इसके साथ जो मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताया, इसको आप यूज कीजिए। और अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए। हर कमेंट का आंसर देना मैं कोशिश करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे टाइप के लर्निंग वीडियो मैं अक्सर आप लोगों के लिए आता रहता हूं। और अगर वीडियो को काम का लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।